हाँ जी बेटा, हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राम भजन सिंह बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि मेरा नाम नहीं लेते हैं कभी। आज आपकी क्लास स्टार्ट ही आपके नाम से करते हैं, ठीक है। वंदना शाह गुड इवनिंग, पिंकी पांडे गुड इवनिंग, सुरभि रॉय गुड इवनिंग, वंदना। उसके बाद है शैलेश यादव, नीतू ढाकर, सोमू, आरती, शिबू कुमार दास, आरती ढाकर, नीतू ढाकर दोनों बहनें हैं, सोमू, अमित सिंह, अमरीश यादव, संदीप कुमार, इंद्र प्रकाश और रवि कुमार, राहुल, राजेंद्र बेरवा, अंकुश पांडे, श्रवण सिंघानिया। सिंघानिया यार कितना बड़ी अच्छी सरनेम लगता है मुझे, सिंघानिया। बचपन में हुआ करती थी ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरा नाम ऐसा बने ईया वाला, सिंघानिया है ना, होते ना इनलानिया, ऐसे बड़े पैसे वाले लोग होते हैं सिंघानिया मिंघानिया, है ना, हम जैसे लोग नहीं होते। चलो कैसी है फिर ये बताओ, सब ठीक चल रहा है? फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। ओके और मैंने एनिमल टिश्यू के 2 वीडियोस डलवाए हैं। कभी कभार एनिमल टिश्यू से भटकता भटकता कोई क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, पढ़ लेना उसे चुपचाप, ठीक है। वो मैंने इसलिए डलवाया क्योंकि मेरे पास उसकी पीपीटी नहीं है, वो पीपीटी खो गई जिस पीपीटी से मैंने पढ़ाया था, और अभी मेरे पास इतना सच में टाइम नहीं है कि मैं पीपीटी वापस बनाऊं। आपको पता है सुबह 8 बजे से क्लास लेने लगती हूँ मैं, दिमाग का पूरा हलवा हो जाता है। ऊपर से मेरी वो जो किताब आ रही है ना, उस किताब की मैं प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ। मैंने खुद ने अपने हाथ से पूरी किताब बनाई है। अब मैं एक बार फाइनली उसे चेक करके मैं उसे प्रिंट होने के लिए भेज रही हूँ अभी इंग्लिश वाली को, हिंदी वाली मुझे बनानी है अभी, इसलिए, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू का मैंने वीडियो डलवा दिए हैं 2, चुपचाप उसे पढ़ लेना। अब आज से हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से, अभी तक भी बच्चे आए जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जल्दी लाइए आओ यार। आज मैंने ही 2 मिनट या 3 मिनट क्लास स्टार्ट करी है और मुझे 8:50 पे खत्म भी करनी है, बिकॉज मेरी 9 बजे अगली क्लास है, इसलिए चलो जल्दी से आगे। गुड इवनिंग, पढ़ लोगे? एनिमल टिश्यू का पीडीएफ मैं अपलोड करवा देती हूँ, पीडीएफ है उसका, वो मैं अपलोड करवा देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें अब। ओके, कल ही पढ़ लिए थे, अरे वाह क्या शानदार बच्चे हैं यार, कह रहे कल ही पढ़ लिए थे। कभी कभार उससे क्वेश्चन बन जाता है कैसे कि स्क्वैमस टिश्यू कहाँ होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू कौन से हैं, सबसे थिनेस्ट टिश्यू कौन से हैं, सब वीडियो में मिल जाएगा आपको, वो सब वीडियो में मिल जाएगा। आज हमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है? तो हमें आज एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करना है। लिखेंगे फिर जल्दी से कौन सा चैप्टर? एंडोक्राइन सिस्टम। 4 क्लास लगेंगी बेटा इसे खत्म करने में। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में बोलेंगे हम अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, या बोले तो आपका अंतःस्रावी तंत्र। 1 मिनट में आई, आप चैप्टर का नाम लिखो तब तक। हाँ जी, लिख लिया एंडोक्राइन सिस्टम। अब सुनो ध्यान से, हम इस सिस्टम के अंदर क्या पढ़ते हैं बेटा? इस सिस्टम के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। कभी सुना है आपने कि यार मैंने ना आज अपना ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें थायराइड हार्मोन कम मिले, यार मैंने आज ब्लड टेस्ट करवाया उसमें थायराइड हार्मोन डॉक्टर ने कहा ज्यादा हो गए हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनमें से एक केमिकल होते हैं हार्मोन, या हार्मोन आप बोलो, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या हार्मोन्स बनाने वाले ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं, उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है, या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक होना चाहिए कि मैम आज इस चैप्टर में हमें हार्मोन्स पढ़ाने वाली हैं, बहुत सारे हार्मोन। सुना होगा TH, TSH, MSH, GH, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, ACTH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सारे हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि हार्मोन बनाने वाली ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? तो उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है।
आप सुनो मेरी बात को जरा कान खोल के। रेलवे के प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है स्पेशली, तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अब इस चैप्टर को थोड़ा सा आपको टफ लगने वाला है ये चैप्टर, कि ये हो सकता है कि मैम क्या है, इतने सारे नाम कैसे याद करें, करने आपको पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लैंड। एंडोक्राइन छोड़ दो, सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं ग्लैंड। पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी, जैसे आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत को मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना गया है। अब हमने लीवर को ग्लैंड क्यों बोला, कभी आपके दिमाग में आया कि लीवर को ग्लैंड क्यों बोला हमने? नाक को क्यों नहीं बोला, कान को क्यों नहीं बोला? बिकॉज सुनो ध्यान से, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, या आपको लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में, कुछ ऐसी टिश्यूज होती हैं, कुछ ऐसे उत्तक होते हैं, या कुछ ऐसे अंग होते हैं जो किसी ना किसी चीज का सिक्रेशन देते हैं। सिक्रेशन का मतलब होता है बेटा श्राव करना, श्राव करना, सिक्रीट करना। अब वो किसका सिक्रेशन देते हैं? तो कुछ केमिकल चीजों का सिक्रेशन देते हैं, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, वो कुछ रसायन पदार्थों का श्रावण करते हैं। अब ये केमिकल क्या क्या हो सकते हैं, उस चीज को सुन लो। या तो ये केमिकल हो सकता है कोई जूस, जूस का मतलब है रस, और उस जूस के अंदर में भी एंजाइम हो, या वो केमिकल क्या हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। मैंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो। मैंने ये कहा कि ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होता है, उसका डेफिनेशन बता रही हूं आपको। What is ग्लैंड? ग्रंथि क्या है? तो बेटा ऐसा कोई ऑर्गन या ऐसा कोई टिश्यूज का ग्रुप जो किसी न किसी चीज का सिक्रेशन करता हो, श्राव करता हो, और वो सिक्रेशन क्या है, केमिकल्स हो सकते हैं। और वो केमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो कोई जूस होगा, उसमें कोई एंजाइम होगा, या क्या होगा, हार्मोन होगा। तो मैं एक लाइन में बोलूं, ऐसा कोई भी ऑर्गन या टिश्यूज का ग्रुप जो या तो जूस बनाता हो या हार्मोन बनाता हो, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। सॉरी, उसे हम ग्रंथि बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इसका मतलब मैम, हम उन्हीं ऑर्गन्स को ग्लैंड्स बोल सकते हैं जो किसी ना किसी चीज का श्राव करते हैं, किसी ना किसी चीज को सिक्रीट करते हैं। वो चीज क्या हो सकती है? या तो कोई जूस होगा, या कोई एंजाइम होगा, या कोई हार्मोन होगा। अब जब बात करते हैं ऐसा कोई ग्लैंड जो जूस और एंजाइम बनाता होगा, उसको अलग नाम देते हैं, और हार्मोन बनाने वाली को अलग नाम देते हैं। तो बेसिकली हम ग्लैंड्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। लिखोगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, ह्यूमंस में, मनुष्य के शरीर में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब ध्यान से सुनना, बड़ा टफ सा चैप्टर लगता है हर किसी को, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगी, सब समझ में आएगा। सबसे पहली जो ग्लैंड्स होती हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में कहा जाएगा बहिश्रावी ग्रंथि। बेटा नाम से ही क्लियर है, आप जरा गौर से सुनने की कोशिश करना। बही का मतलब बाहर, श्रावी का मतलब श्राव, जो अपना श्राव बाहर कर दे, अपने से बाहर कर दिया। जैसे मान लो मैं एक ग्लैंड हूं, तो मैंने अपना सिक्रेशन अपने पास नहीं रखा, मैंने इस कमरे में डाल दिया। अपने से बाहर अपना सिक्रेशन डाल दे, उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसा कोई ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन बनाकर अपने पास ना रखे, उसे बाहर डाल दे, उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसे बहिश्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और ये किसके थ्रू बाहर डालते हैं? तो इनके पास होती हैं ऐसे पतली पतली डक्ट, ऐसे पतली पतली नलियां होती हैं बेटा, इसीलिए इन ग्लैंड को बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। इन नलियों को बोलते हैं, इन ग्रंथियों को बोलते हैं नली युक्त ग्रंथियां। इन ग्लैंड्स को डक्ट ग्लैंड भी कहा जाता है।
तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डक्ट ग्लैंड कौन सी होती हैं, तो आप क्या बताओगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ही हम डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन बाहर डालती है। अब बाहर, अपने से बाहर डाल दिया, और अपने से बाहर डालेंगे तो किसके थ्रू, किसकी हेल्प से? डक्ट्स, नलियों की सहायता से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं बहुत अच्छा। आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है, स्किन से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है। तो हमारी स्किन में कुछ ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां पसीना बनाती हैं और डक्ट्स के थ्रू बाहर की तरफ फेंक देती हैं, तो बाहर आपका ये सारा पसीना निकल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, लीवर। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि लीवर ने इस तरीके से एक बाइल जूस बनाया और बनाकर एक डक्ट में डाल देता है, और उस डक्ट से कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो लीवर किसका एग्जाम्पल हो गया? डक्ट ग्लैंड का। बोले तो एक्सोक्राइन का, क्योंकि लीवर ने अपना सिक्रेशन अपने से बाहर दे दिया। ऐसे ही सुनो, अगला मैं एग्जांपल बताती हूं आपको एक्सोक्राइन का। आपकी आंख में आंसू आते हैं, आंसू कहां बनते हैं? आंख के अंदर, और बनकर कहां निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। आंसू बनाने वाली ग्रंथियों को बोला जाता है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड, तो आंसू बने कहां? आंख के अंदर, निकले कहां? बाहर। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक्सोक्राइन का। कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ कि ऐसी कोई भी ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को बनाकर अपने पास ना रखे, बाहर डाल दे, उसे हम क्या कहते हैं? आप बताओगे बेटा, उसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यह हमारा चैप्टर नहीं है, हमारा चैप्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हम अगली कैटेगरी पे चले। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पे ग्लैंड्स का टाइप होता है वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहली बात तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जिनका सिक्रेशन क्या हो? हार्मोन। जो हमारे बॉडी में हार्मोन बनाए, क्या बनाए? जो हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट करें, उन ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये हार्मोन कहां डाल देती हैं? यहां पर एक ग्लैंड है, मान लो इसने क्या बनाया? यहां पर एक हार्मोन बनाया। ये अपना सिक्रेशन बाहर नहीं भेजेंगी, इनके पास खुद चल के आता है खून। ऐसे खून आता है, ब्लड आता है, और फिर ये ब्लड यहां के हार्मोन को अपने अंदर मिक्स करके ले जाता है। कहां पर? टारगेट पार्ट पर, जहां पर भी उस हार्मोन का काम था। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन बनाती हैं, और हार्मोन कहां मिक्स हो रहे हैं? एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन। किसके अंदर मिक्स हो रहे हैं हार्मोन? खून। हार्मोन को लेकर जाता है खून कहां पर? टारगेट पार्ट तक। जो भी उसका टारगेट पार्ट है, जहां पर भी उस हार्मोन को एक्ट करना है, काम करना है, उस हिस्से तक कौन लेकर जाएगा? ब्लड लेकर जाएगा। तो अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया हार्मोन किसके अंदर घुले हुए होते हैं, क्या आंसर करके आओगे? हार्मोन खून के अंदर ही घुले हुए होते हैं। हार्मोन्स आर मिक्स्ड इन ब्लड। कर दोगे? आगे चलूं? चलो। दूसरी बात सुनो बच्चा, ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। इन्हें क्या कहा जाता है? डक्टलेस ग्लैंड। और डक्टलेस ग्लैंड का मतलब होता है इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है, इनके पास कोई नली नहीं होती है। इनके पास तो नली होती है, तो नली की सहायता से अपने सिक्रेशन को ट्रांसफर कर देती हैं, लेकिन इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि विच ग्लैंड्स आर नोन एज डक्ट ग्लैंड, आपका आंसर क्या होगा? एक्सोक्राइन। विच ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, किन ग्रंथियों के पास नलियां नहीं होती? डक्टलेस के पास नहीं होती। तो दो टाइप की हैं जो अपना सिक्रेशन बनाकर अपने से बाहर डाले, किसकी हेल्प से? डक्ट की हेल्प से, नली की सहायता से। तो वो क्या होगी? एक्सोक्राइन। जो हार्मोन बनाए, हार्मोन बनाकर खून के आने का इंतजार करें और खून के अंदर हार्मोन को मिक्स कर दें। जिनके पास नलियां नहीं है, डक्ट नहीं है, उसे क्या कहेंगे? एंडोक्राइन। तीसरी कैटेगरी क्या आती है? तीसरा ग्रंथि होता है, उसे कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। 3 नंबर पे आती हैं, उनको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड, और हिंदी में कहते हैं हम मिश्रित ग्रंथि। बेटा ध्यान से सुनो, ऐसा कोई ग्रंथि
या ऐसा कोई ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह व्यवहार करे, जो कभी कभी अंतःस्रावी की तरह और कभी कभी बहिःस्रावी की तरह बिहेव करे, उसे कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। उसे क्या कहते हैं? हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मतलब जो एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करेगा उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे। बोलो यस और नो। और इसका एग्जाम्पल आपको एक ही पढ़ना है, दैट इज पेनक्रियास। हमारे शरीर में पेनक्रियास इकलौती ऐसी ग्लैंड है, अग्नाशय इकलौता ऐसा ग्रंथि है जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है। अब बताओ, किसी को भी कोई डाउट हुआ? आज के बाद बता दोगे कि ऑर्गन और ग्लैंड में डिफरेंस क्या है? ऑर्गन और ग्लैंड में डिफरेंस क्या है? एक बार फिर से रिवाइज करवाऊं। क्या पढ़ा हमने? मैंने कहा हमारे चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो चैप्टर का नाम जानना तो पहले पड़ेगा ना, थोड़ा सा क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है मैम हम ऐसी ग्रंथियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हार्मोन बनाती हैं, और वो हार्मोन फिर कहां मिक्स हो जाता है? ब्लड में। और ब्लड उसे कहां लेकर जाता है? उसके टारगेट पार्ट तक लेकर जाता है। तो या मैं यूं कह दूं, हार्मोन अपने टारगेट पार्ट पर किसकी सहायता से पहुंचते हैं? खून की सहायता से, ब्लड की हेल्प से। नेक्स्ट, ये ग्लैंड्स 3 टाइप की होती हैं। एक्सोक्राइन, जिनको डक्ट ग्लैंड बोलते हैं, जो नलिकाओं की सहायता से अपने सिक्रेशन को बाहर डाल देती हैं। एक्सोक्राइन, जो अपने सिक्रेशन को खून की हेल्प से, और कौन सा सिक्रेशन? हार्मोन, किसी टारगेट पार्ट तक पहुंचाती हैं, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो दोनों की भांति काम करें, जैसे पेनक्रियास, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बेटा मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। क्लियर है? अब बताओ, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमें क्या पढ़नी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। हम बताएंगे हार्मोन क्या होते हैं। एक बच्चा बड़ी देर से परेशान हो रहा है, थोड़ा रुकिएगा। सर मैं सब पढ़ाऊंगी, आप चिंता नहीं कीजिए। क्या मैंने किसी चैप्टर में कहीं पर भी कुछ छोड़ा है कसर जो आज छोड़ूंगी? मैं सब पढ़ाऊंगी। हार्मोन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगी। डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब जब बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी की, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? तो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारे बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले तो इनके नाम याद कर लो, वही बड़ी बात है। ठीक है, हमारे शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे, इनकी लोकेशन पढ़ेंगे और इनके नंबर्स पढ़ेंगे। कभी कभी अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि कौन सी ग्रंथि जोड़ी में होती है, कौन सी ग्रंथि 4 होती हैं, फिर आप लोग अटक जाते हो, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए ना। तो मैं एक बहुत ही कार्टून जैसा इमेज बना के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये मुकेश है और ये मुकेश का सिर है, मतलब ये उसका ये वाला पार्ट है, इसका खोपड़ी वाला पार्ट है। और इस खोपड़ी के अंदर क्या होता है? हमारा दिमाग। तो इस मुकेश का भी इस खोपड़ी के अंदर क्या है? दिमाग। और दिमाग में होती हैं 3 ग्लैंड्स, है ना? इस ब्रेन के अंदर होती हैं 3 ग्लैंड। कौन कौन सी? तो सबसे पहला लिखो हाइपोथैलेमस। नंबर 1 पे लिखिए हाइपोथैलेमस। हिंदी में सेम नाम है, जिसका अलग होगा, चलो लिख ही लो, हाइपोथैलेमस। दूसरा, ब्रेन में दूसरी जो ग्लैंड होती है उसे कहा जाता है, जो मटर के दाने की जैसी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी मीडियम वाला बच्चा पीयूष ग्रंथि लिखेगा इसे। और तीसरा, ब्रेन में एक और भी ग्लैंड होती है जिसे बोलते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड। पीनियल बॉडी ग्लैंड आप जोड़ लेना आगे, हिंदी में बोलते हैं पीनियल काय ग्रंथि। अब ये बताओ कि अगर कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो ये वाला इमेज तो आपको पक्का याद आएगा, है ना? एक कार्टून पक्का याद आएगा। इन तीनों की लोकेशन लिख दीजिए। दे ऑल आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। आपके मेरे सबके ब्रेन में 3-3 है। अब इसको छोड़ दीजिए, फेस पे कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होती, गले में आइए। तो जब मैं इसके गले की बात करूंगी तो इसके गले में एक तो ऐसे बटरफ्लाई शेप में, ऐसे गले वाले पार्ट में, और गले में कौन सी ग्लैंड होती है? तो लिख दीजिए बेटा, गले में सबसे पहले लिखोगे थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड
हिंदी में थायराइड ग्लैंड को कभी कभी अवटु ग्रंथि भी कह दिया जाता है, अवटु ग्रंथि। और इसी थायराइड के किनारों पे इस तरीके से एक किनारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये जो होती है इसे कहा जाता है पैराथायराइड। थायराइड के ही किनारों पे होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड। हिंदी में सेम नाम है बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड ही है। चलो नेक्स्ट, अब गले वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आते हैं कुछ चेस्ट वाले पार्ट में। और चेस्ट वाले पार्ट में एक ग्रंथि होती है, दैट इज थाइमस ग्लैंड। दैट इज, इसको थोड़ा सा कलर, इतना पढ़ाया है ना मैंने कि हाथ में दर्द होने लग गया है, कभी कभी कंधा भी दर्द करने लग जाता है। ये कौन सी होती है आप लिखो, अरे बाप रे, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड हिंदी में सेम नाम है। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर कुछ आती हैं आपकी किडनियां, और इन किडनियों के ऊपर जो ग्लैंड होती हैं उनको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। इसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। और कुछ इस हिस्से में यहां पर आपका मान लो ऐसे लीफ लाइक, इसको बोलेंगे हम पेनक्रियास। पेनक्रियास। और लास्ट में जब बात करोगे आप, क्या लास्ट में जब बात करोगे बेटा, तो आप बताओगे होते हैं यहां पर गोनेड्स। देख रहे हो मैंने कैसा कार्टून बनाया है। गोनेड्स को हिंदी में कहा जाता है जनन ग्रंथियां। आप लोगों को याद करवाने के लिए चाहती तो इसका इमेज भी लगवा के दिखा सकती हूं मैं आपको, अगर देखना चाहते हो तो। हाथ से लिख लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही कार्टून से बना के आपको समझाया कि आपको याद हो जाए। गोनेड्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट भी है और ये एज ए ग्रंथि भी काम करता है। जिसने भी पूछा मैंने बता दिया। अब सुनो एक बार ध्यान से, फिर से सुनिएगा मेरे साथ आराम से। क्या क्या? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, ये तीनों हमारे ब्रेन में होती है। तो ब्रेन में कितनी ग्लैंड? 3। नाम याद कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आओ, थायराइड एंड पैराथायराइड, ये होती है थ्रोट में। और थ्रोट का मतलब क्या हो गया? गले में। तो गले में कितनी है? 2। 3 और 2 5। फिर ये होती है थाइमस चेस्ट में, छाती में, चेस्ट कैविटी में होती है, छाती वाली गुहा में होती है। कितनी हो गई? 6। देन ये एड्रिनल 2 है, लेकिन काउंट तो एक ही होगा ना ग्रंथि में। ये एड्रिनल कितनी है? 1। कहां होती है? किडनी के ऊपर, ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। जो आपके गुर्दे होते हैं ना, दोनों गुर्दों के ऊपर 2। और फिर ये पेनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय कहां होगा? तो इसका लोकेशन लिखो एब्डोमिनल। ये होता है एब्डोमिनल में, उदर गुहा में। और गोनेड्स कहां होती हैं? बिलो इंटेस्टाइन। मेल गोनेड्स अलग होगा, फीमेल अलग होगा। इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे, लिखिए दोनों आंतों के नीचे। अब नंबर में काउंट करो। अब नंबर में काउंट करो कि टोटल कितनी हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? 9। मैम कार्टून, हाँ कार्टून बना के आपको बताया है, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। इंदिरा जी 9 होगी। अब नंबर में सुन लो, नंबरिंग सुन लो इनकी ध्यान से, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक ही होता है, 1 नंबर पे रखा आपने। ये नंबरिंग वाला, ये वाला हटा देती हूँ, तो तुम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाओगे यार, है ना। किसी को 4 लिख लो, किसी को 5 लिख लोगे। अब सुनो, ये तो मैंने काउंटिंग करवाई कि टोटल 9 हो गई है ना। अब सुनो अब सुनो ध्यान से। हाइपोथैलेमस एक ही होता है, सिंगल। पिट्यूटरी एक ही होता है, इसके भाग 2 होते हैं। पीनियल एक ही होता है। थायराइड एक ही होती है। पैराथायराइड 4 होती है बेटा नंबर में। पेनक्रियास एक ही होता है। गोनेड्स 2 होती है, मतलब एक जोड़ी 2, ठीक है। एड्रिनल भी एक जोड़ी, मतलब 2। और थाइमस 1। तो अब आपसे पूछ लिया कौन सी ग्रंथि नंबर में कितनी होती है।
तो याद रख लीजिएगा कि नंबर में अगर हम बात करते हैं तो हमारे गले में जो पैराथायरॉइड है, तो आप बताओगे ग्रेजुएशन के बाद की यूपी। एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा मैं बहुत दिनों से पूछ रहा हूं, ग्रेजुएशन के बाद की यूपी प्लीज मैम बता दो, कहीं दिन से पूछ रहा हूं। ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ग्रेजुएशन के बाद की प्लीज मैम बता दो, क्या बता दूं ग्रेजुएशन के बाद की? मैम ये आदमी लड़का है लड़की? सेक्रेटिन क्या होता है? हार्मोन होता है बेटा, बात करेंगे। सेक्रेटिन फर्स्ट हार्मोन है जिसकी खोज की गई। अब बताओ ये डायग्राम समझ में आ गया? डायग्राम बोले तो कार्टून समझ में आ गया। नंबरिंग बता दोगे कि कौन सी ग्रंथियां कितने नंबर की होती है? ठीक है, गोनेट्स 2 होती हैं, 2 ही लड़के में 2 ही लड़की में। पैराथायरॉइड 4 होती हैं और पेनक्रियाज 1 होता है, एड्रिनल 2 होती है, बाकी सब 1-1 है। चलें आगे, चलो ये नाम याद कर लो अच्छे से, क्योंकि एक एक करके पढ़ने हैं हमें, सारे यही पढ़ने हैं हमें। चलो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये सारी मिलकर इनका काम क्या है बेटा? इन सब का ही काम एक ही है। ये सब मिलकर क्या कर रही हैं आपके बॉडी में? ये सब मिलकर हार्मोन बना रही हैं। इन सब का काम क्या है? हार्मोन सिक्रेशन। ये हार्मोन बनाती हैं और बनाकर कहां पे डालती हैं? ब्लड में। और फिर ब्लड उस हार्मोन को कहां छोड़ देता है? उसके टारगेट पार्ट तक। टारगेट पार्ट का मतलब क्या है? जहां पर उसे एक्ट करना है, जहां पर उस हार्मोन को काम करना है, जहां पर उस हार्मोन को काम करना है। समझ में आ गया? चलूं आगे। अब मैम अगर ये सारी हार्मोन बनाती हैं तो हमें हार्मोन पढ़ना चाहिए। हार्मोन क्या होते हैं? पढ़ना चाहिए हार्मोन क्या होते हैं। तो चलो हार्मोन क्या होते हैं सुनो। हार्मोन्स क्या होते हैं वो सुनो। हमारे बॉडी में हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? पढ़े लिखे लोग हार्मोन्स को बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या बोलते हैं इन्हें? केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इन्हें रासायनिक संदेश वाहक। रासायनिक संदेश वाहक, संदेश वाहक, केमिकल मैसेंजर कहा जाता है इनको। एक बात सुनो बेटा, पहले के जमाने में क्या होता था? किसी को कोई मैसेज भेजना होता था तो या तो वो चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी लिख के डाक में डाल देते थे, या क्या करते थे बेटा, वो कबूतर के गले में डाल देते थे। उनको कोई मैसेज पहुंचाना तो ऐसे ही करते थे ना। अब अगर मेरे बॉडी में, मेरे ब्रेन को, मेरे लीवर तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो मैसेज कुछ केमिकल्स के थ्रू पहुंचाएगा और उन्हीं केमिकल्स को बोलते हैं हम हार्मोन्स। हमारे बॉडी में जैसे याद करो न्यूरॉन, मैं यहां से हमारे ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंचाना चाहती हूं तो न्यूरॉन सेल्स लेकर जाती है। ठीक वैसे ही केमिकल के फॉर्म में कौन लेकर जाता है? हार्मोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो अगर एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि ह्यूमन बॉडी के केमिकल मैसेंजर किसे कहा जाता है? तो बताओ ह्यूमन बॉडी के केमिकल मैसेंजर किसे करके आओगे? हार्मोन को करके आओगे। ठीक है, हार्मोन हमारे बॉडी में कुछ मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट सुनो हार्मोन के बारे में। मैम हार्मोन किसके बने हुए होते हैं? हार्मोन्स हैं लेकिन किसके बने हुए होते हैं? जब हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन 3 चीजों के बने हुए होते हैं। सुन लो, कुछ हार्मोन ऐसे होंगे जो अमीनो एसिड के बने हुए होंगे। किसके? अमीनो अम्ल के बने होंगे। ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो अमीनो एसिड के बने होंगे, कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो प्रोटीन के बने होंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है, जो किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। और कुछ ऐसे हार्मोन होंगे जो स्टेरॉइड के बने होंगे। स्टेरॉइड का मतलब आप यहां पर सभी के लिए समझने के लिए वसा लिख सकते हो। इन 3 चीजों के हार्मोन बने हुए होते हैं। या तो कोई हार्मोन अमीनो एसिड का, कभी कभी ना बुक्स में ना अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो कभी कभी ना इन दोनों को एक साथ काउंट कर लेता है क्योंकि अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो अक्सर बुक्स वाले लिख देते हैं हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स और स्टेरॉइड हार्मोन। तो वो ये समझते हैं कि आपका लेवल है, आप समझ जाओगे कि अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपस में जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, तो इसको अलग से कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, वो लोग ये समझते हैं। लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ, सुन लीजिए। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो अमीनो एसिड के बने हुए हैं तो उन्हें बोलते हैं अमीनो एसिड हार्मोन्स,
उनका नाम क्या हो गया? अमीनो अम्ल हार्मोन हो गया। कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं, उनको बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स सेम नाम हिंदी में है। और जो स्टेरॉइड से बने हुए हैं उनको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? स्टेरॉइड हार्मोन। तो आपके दिमाग में 2 पॉइंट क्लियर हो गए हार्मोन के बारे में कि केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकली तरीके से मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू, क्योंकि हार्मोन किस में मिक्स होते हैं? खून में। हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती हैं। हमारे बॉडी में कितनी होती हैं? 9। और हार्मोन किसके बने हुए होते हैं? अमीनो एसिड, प्रोटीन और स्टेरॉइड, इनके बने हुए होते हैं। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, क्योंकि एग्जाम में यहां से एग्जाम्पल आ जाते हैं। 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि इनमें से अमीनो एसिड हार्मोन कौन सा है, इनमें से प्रोटीन हार्मोन कौन सा है। तो अभी फिलहाल नाम याद कर लो, क्योंकि आगे चलकर ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिख के अपनी नोटबुक में छोड़ देना, सब हमारे आंखों के आगे से जाएंगे ये सारी चीजें। लिख दो अमीनो एसिड हार्मोन। अमीनो एसिड हार्मोन जो किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड से बने हुए हैं। उनके नाम लिखो, कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिनेफ्रीन लिखना है, घबराना नहीं है बेटा, ठीक है, ये सारे पढ़ाऊंगी मैं। एपिनेफ्रीन हिंदी में सेम नाम है, एपिनेफ्रीन। दूसरा नोरएपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन। पहला कौन सा था? एपिनेफ्रीन। दूसरा नोरएपिनेफ्रीन। तीसरा लिखो मिलेटोनिन और सेरोटोनिन। चलो मिलेटोनिन लिख लो, मिलेटोनिन, मिलेटोनिन। आप ये 3 ही लिख लो। ये 3 हार्मोन हैं जो अमीनो एसिड डेराइव्ड होते हैं, इनका निर्माण अमीनो एसिड से हुआ है। अगला लिखो पेप्टाइड हार्मोन्स। अगला लिखो पेप्टाइड हार्मोन्स जो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। और प्रोटीन वाले कौन से हैं? तो उनके नाम लिखो। ये मेन है बेटा, इसको स्टार कीजिए, इसको स्टार करना। सबसे पहला, सबसे फेमस इंसुलिन। एग्जाम में आता है इंसुलिन एक कैसा हार्मोन है। वहां पर तुम लोग सोचते हो कि ये क्या पूछ लिया एग्जाम ने, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। नेक्स्ट लिखो एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक। अभी लिख के छोड़ दो, सब पढ़ाऊंगी। एडीएच। थर्ड नंबर पे लिखो ऑक्सीटोसिन। नीट वगैरह के एग्जाम में तो अक्सर पूछ जाता है ऐसे क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिन। ग्लूकागोन, ग्लूकागोन ग्रोथ हार्मोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये होते हैं पेप्टाइड हार्मोन। इसमें से सबसे मेन कौन सा है? इंसुलिन। तीसरा आता है स्टेरॉइड हार्मोन। बेटा इसको और ज्यादा स्टार करो कि ये तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल लिखो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब पढ़ने हैं आपको। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन होगा, ओ आएगा, एंड्रोजन। ये हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो किसके बने हुए होते हैं? स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। एक दो और भी लिख लो, कोर्टिसोल भी लिखो एक, है ना, कोर्टिसोल। एक और लिखो कोर्टिसोल और कोर्टिकोइड्स तो खैर इसी में आ जाएगा। आप लिख दो एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एक और लिख दो लास्ट, एल्डोस्टेरोन। सबके नाम मैंने बड़े बड़े लिख दिए, सारे याद नहीं करने, सिर्फ 4 याद कर लेना। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कोर्टिसोल। बस बस ये 4 याद कर लेना। स्टेरॉइड क्या होता है बेटा? लिपिड्स का ही बना हुआ होता है। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ जी, समझ में आ गई।
हाँ बेटा, भारत बिल्कुल सफिशिएंट है। मैं यहाँ पर आपको जो साइंस पढ़ा रही हूँ ना, वो कोई ऐसा साइंस थोड़ी पढ़ा रही हूँ कि टाइम पास थोड़ी करवा रही हूँ। हो गया, समझ में आ गया। सारे नहीं याद करने हैं, सिर्फ इतना याद कर लेना, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ है। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। हमने क्या पढ़ लिया? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मीनिंग क्या है, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन किसके बने हुए होते हैं, पढ़ लिए। चलो अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हार्मोन की खोज किसने की। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट हार्मोन कौन सा था जिसकी खोज की गई थी, फर्स्ट हार्मोन था बेटा सेक्रेटिन हार्मोन। ये निकलता था आपके ड्यूडेनम से, छोटी आंत से। फर्स्ट हार्मोन, जो पहला हार्मोन जिसकी खोज की गई थी, उसका नाम था सेक्रेटिन। ये छोड़ दो कहां से निकलता है क्या नहीं, सेक्रेटिन। एक बच्चे ने पूछा था ना कि मैम सेक्रेटिन क्या होता है। सेक्रेटिन एक हार्मोन है और वो पहला हार्मोन है जिसकी खोज की गई। किसने खोज की? तो एच स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग ने 1903 में खोज की थी पहले हार्मोन की। ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और स्टर्लिंग ने सेक्रेटिन हार्मोन की खोज की, और ये जो हार्मोन टर्म है ना, ये शब्द है, ये भी किसके द्वारा दिया गया? स्टर्लिंग के द्वारा ही दिया गया। स्टर्लिंग ने ही, हाँ, स्टर्लिंग के साथ एक दूसरे साइंटिस्ट भी थे जिनका इतना नाम फेमस नहीं हुआ था, जिनका नाम था बेलिस। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो एस स्टर्लिंग एंड बेलिस भी लिख लो, एम बेलिस, लेकिन इनके इतने फेमस नहीं थे। बेलिस कब? इन 1903, 1903 में। दो नहीं होगा बेटा, 1903 होगा, दो नहीं होगा, 1903 होगा। तो पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सेक्रेटिन। किसके द्वारा? एस्टर्लिंग एंड बेलिस ने। लेकिन जो टर्म है हार्मोन, वो किसके द्वारा दिया गया? एस्टर्लिंग। इसलिए हम लोग बुक्स वगैरह में हर जगह कहां क्या पढ़ते हैं? एस्टर्लिंग के बारे में ही पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई इतनी सारी? अब चलूं आगे। चलो, ये हो गया हार्मोन के बारे में। अब कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखवा रही हूं जो सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कांस्टेबल वाला बच्चा, दिल्ली पुलिस वाला बच्चा, यूपीएसआई वाला बच्चा, या कोई बच्चा ये राजस्थान कांस्टेबल की पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ इन पॉइंट्स को लिख देगा, इनको याद कर लेगा तो ही बहुत है, उनकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, सुनो कुछ की पॉइंट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, फिर थ्योरी पढ़ाऊंगी। अभी ये नहीं है कि मैं वन लाइनर पढ़ा के छोड़ दूंगी, नहीं, इसके बाद एक एक ग्रंथि पकड़ के पढ़ाऊंगी और सब समझ में आएगा। ये मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बता रही हूं जो बच्चा बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी में क्या बोलेंगे? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, सुपर मास्टर ग्लैंड। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे, लूसेंट में लिखे हुए, तो लूसेंट क्या, यही तो है। 50 गलतियां हैं, कभी अपडेट नहीं की लूसेंट को किसी ने। सुपर मास्टर ग्लैंड कौन? हाइपोथैलेमस। हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट या थर्मामीटर, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट या थर्मोमीटर या तापमापी किसे कहा जाता है? अगेन आपका सेम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले कि इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है? इमरजेंसी ग्लैंड जो इमरजेंसी लगने पे अपना हार्मोन बनाती है, आपातकालीन ग्रंथि, या 3F, सब समझ में आएगा। 3F, 4S, डू और डाई ग्लैंड, करो या मरो, या तो करो या मर जाओ। ये सब किसके नाम हैं? एड्रीनल ग्लैंड के। ये सारे नाम किसके हैं? एड्रीनल ग्लैंड। एक बच्चा पूछ रहा है मैम आपकी यूट्यूब पे क्लास लगी है क्या? हाँ, मेरी 9 बजे यूट्यूब पे सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन की लगी है, आपकी क्लास के बाद, जस्ट बाद। अगला, नेक्स्ट आपसे पूछे कि एच शेप ग्लैंड कौन सी है? एच आकार की, या बटरफ्लाई के जैसी दिखने वाली, तितली के जैसी, कौन सी? थायराइड। थायराइड
सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे के ऐसे। अगला आपसे पूछा जाएगा किस ग्रंथि का आकार मटर के दाने जैसा होता है? मटर के दाने जैसा, मटर के दाने जैसा बता देना, पिट्यूटरी का। अगला, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हिंदी में क्या लिखोगे? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा गया है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, आंसर करके आना थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। लेकिन अगर आपसे सिर्फ लिखा हुआ हो लार्जेस्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन नहीं लिया हुआ, सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आपका आंसर होगा लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि दिया हुआ है तो लीवर, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दिया है तो थायराइड। अगला, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे छोटी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। सेकंड स्मॉलेस्ट, दूसरे स्थान पर सबसे छोटी, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तब आपका आंसर होगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। बच्चों ध्यान से सुनो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, तो वहां पर ऑप्शन में अगर पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, तब तो ऑप्शन यही सही होगा। लेकिन अक्सर एग्जामिनर पीनियल ग्लैंड को नहीं डालता है, किसको डालता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को डालता है। तो आप चुपचाप किसको सही करके आ जाओगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। वहां पर ये नहीं लगाना दिमाग, मैम ने तो पीनियल ग्लैंड कहा था, है ना, तो वहां पर आपकी मैम फेल हो जाएंगी। मैम फेल का मतलब है कुछ एग्जामिनर होते हैं बेटा जिनको सिर्फ रटे पटे क्वेश्चन डालने होते हैं, उन्हें खुद ने कभी कुछ पढ़ा नहीं होता है, तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकंड स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी होती है, लेकिन एग्जामिनर हमेशा पिट्यूटरी ही ऑप्शन में डालता है, तो हम पिट्यूटरी को सही करके आ जाएंगे चुपचाप, वहां जिद नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया? सारे नाम बता दोगी एक एक करके कि किस तरीके से किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। अब चलेंगे हम एक एक करके पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। कहीं से भी पढ़ लो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थायराइड ग्लैंड हिंदी में लिखेंगे अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, और ये पढ़ेंगे कल। आई थिंक आज बहुत है आपके लिए इतना, क्योंकि आज मेरी बहुत क्लास होगी, मैं भी बहुत थक गई हूं। आपके बैच में ज्यादा कुछ सिलेबस बचा नहीं है, चिंता नहीं करो। ठीक है, बड़े बड़े चैप्टर हो गए हैं, अगले वीक में 2 चैप्टर और खत्म हो जाएंगे, ये वाला और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर तो और ही क्या क्या चैप्टर बचे हैं बताऊं आपके? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल, मसल्स और जॉइंट्स तो उसी का हिस्सा मान लो, कुछ अलग नहीं है। रिप्रोडक्टिव बचा है, एक आंख की स्ट्रक्चर बची है, एनिमल किंगडम, ये तो कुछ जूलॉजी में बचे हैं, और बोटनी 4 या 5 क्लास की बोटनी है, तो ज्यादा नहीं बचा है। दिसंबर में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, फिर आप रिवीजन करो, कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ मैं बोटनी की बात कर रही हूँ ना, बोटनी में 5-7 क्लास लगती है, बट ज्यादा नहीं होता है बोटनी, है ना। मैं कर दूंगी 25 दिसंबर तक सिलेबस कर दूंगी, 25 नहीं तो पूरा दिसंबर मान लो। 28 दिसंबर से मैं छुट्टी पे हूं, तो मेरी कोशिश रहेगी 28 दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस करवा दूं। फिर मैं नई साल के 3 या 4, मैं नई साल पे हमेशा 4-5 दिन की छुट्टी लेती हूँ हर साल। ठीक है बेटा, चलो फिर ज्यादा नहीं बचा है बेटा, ज्यादा नहीं बचा है आपका सिलेबस। मैंने कहा ना 28 दिसंबर तक मेरा टारगेट रहेगा आपके बैच का। हाँ, ग्रुप डी के लिए बैच आएगा बेटा, रिवीजन बैच आ चुका है। ग्रुप डी के लिए जो बच्चा पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी के लिए अलग से बैच आ चुका है, रिवीजन बैच। लेकिन अगर आपने
यहां पर पढ़ा है थ्योरी और बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको रिवीजन की जरूरत नहीं, आप खुद से कर सकते हो, तो मत परचेज करना, है ना। अगर किसी को करना है रिवीजन जिसमें हम थ्योरी पढ़ाकर कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे क्वेश्चंस की, वो ले ले बैच, ठीक है। लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है यहाँ पर बेटा, तो मैं ये कहूंगी कि अपना टाइम ना खराब करें। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि पैसों की कोई वो भूखी हुई हूं या फिर ऐसा सोच रही हूँ कि नहीं बच्चा वहां आ जाए, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है, लेकिन हाँ किसी को रिवीजन करना है वन लाइनर की फॉर्म में और साथ में कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो आप इस बैच के लिए आराम से जा सकते हैं, ठीक है। चलो